रोहतास सासाराम 18 जून 2026 और जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 4 की अदालत, जहां एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसकी गूंज सिर्फ रोहतास ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के न्यायिक और पुलिस महकमे में सुनाई दे रही है। करीब 5 वर्षों तक चले बहुचर्चित गोलीकांड मामले में एडीजे 4 श्री अनिल कुमार ने जो फैसला सुनाया है उसने पूरे केस की बुनियादी को हिला दिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक आपराधिक मुकदमा नहीं बल्कि कानून के दुरुपयोग का उदाहरण दिखाई दे रहा है। इसके बाद अदालत ने जो टिप्पणी की और वह भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। दर्शकों, मामला था डेहरी कांड संख्या 135/2023 का। शिकायतकर्ता थे सुदीप बोस, आरोपी बनाए गए थे परमानंद सरावगी, दीपक सरावगी और राकेश सरावगी। इन तीनों का आरोप था कि इन्होंने साजिश रचकर सुदीप बोस पर हमला करवाया, गोली चलवाई, हत्या की कोशिश की और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच की, चार्जशीट दाखिल की और मामला अदालत पहुंच गया। लेकिन जब अदालत ने एक एक साक्ष्य को देखा तो तस्वीर बदलती चली गई। न्यायाधीश अनिल कुमार ने फैसले में कहा गया कि फैसले की शुरुआत में ही अदालत ने बेहद कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कानून व्यवस्था का इस्तेमाल किसी निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो। यह टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि अदालतें आमतौर पर ऐसे शब्दों का दुरुपयोग और प्रयोग तभी करती है जब उन्हें रिकॉर्डिंग पर गंभीर विरोधाभास दिखाई देते हैं। अदालत ने शिकायतकर्ता का दावा किया कि 1 दिसंबर 2020 की रात उन्हें गोली मारी गई, लेकिन अदालत ने कहा कि यदि गोली मारी गई थी तो उस समय किसी डॉक्टर ने इसकी पुष्टि क्यों नहीं की। दर्शकों, इसमें अनिल कुमार की अदालत ने काफी इस मामला को गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि यदि गोली मारी गई थी तो उस समय किसी डॉक्टर ने इसकी पुष्टि क्यों नहीं की, पहले इलाज में गोली का जिक्र क्यों नहीं आया। दर्शकों, मैं बता दूं, पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई, और सबसे बड़ा सवाल, गोली लगने के बाद किसी व्यक्ति को 2 महीने तक पता ही कैसे नहीं चला। अदालत ने कहा यह सामान्य मानवीय व्यवहार से मेल नहीं आता है। डॉक्टरों की गवाही पर अदालत की टिप्पणी। दर्शकों, मैं बता दूं, माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार ने डॉक्टरों की गवाहों को भी विस्तार से परखा। अदालत ने पाया कि जिस डॉक्टर ने गोली निकालने की बात कही उन्होंने भी गोली का प्रवेश घाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। सरकारी डॉक्टर ने कहा कि शरीर पर गोली लगने जैसा कोई स्पष्ट निशान नहीं मिला। अब सवाल यह था कि अगर गोली चली थी तो प्रवेश घाव कहां गया, और अगर गोली शरीर में गई तो उसका रास्ता कहां था। इन सवालों का जवाब अदालत को नहीं मिला। जांच अधिकारी, जो फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जांच अधिकारी की भूमिका। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अपने पूरे करियर में उन्होंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा जहां किसी व्यक्ति को गोली लगे और इसकी जानकारी ही न हो। फिर भी उन्होंने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने पूछा, आखिर किन ठोस साक्ष्यों के आधार पर आपने यह सब काम किया। एफआईआर में लिखा गया कि हमलावर अज्ञात थे, लेकिन जब मुकदमा अदालत पहुंचा तो गवाहों में कहा गया उन आरोपियों को देखा था। वही अदालत को सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई दिया। यदि पहचान थी तो एफआईआर में नाम क्यों नहीं, और यदि पहचान नहीं थी तो बाद में पहचान कैसे हो गई। अदालत ने इस विरोधाभास को गंभीरता से माना। अदालत ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच दुकान और संपत्ति को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। पुराने मुकदमे भी थे, बेदखली के मामले भी थे, यानी दोनों पक्षों के बीच पहले से तनाव मौजूद था। वही अदालत को यह संदेश मजबूत होता है कि कहां आपराधिक मुकदमे का इस्तेमाल निजी विवाद में हथियार के रूप में तो नहीं किया गया। अदालत ने पाया कि कुछ गवाह शिकायतकर्ता के करीबी रिश्तेदार थे। अदालत ने अनुसार अदालत में दिए गए उनके बयान एफआईआर और पूर्व बयानों में मेल नहीं खाते थे। इसी कारण उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। दर्शकों, करीब 5 वर्षों तक सुनवाई चली, गवाह आए, दस्तावेज पेश हुए, डॉक्टरों की गवाही हुई,
पुलिस अधिकारियों से जिरा हुई, लेकिन अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह पर साबित नहीं कर सका और भारतीय कानून कहता है कि यदि संदेह हो तो उसका लाभ आरोपियों को दिया जाएगा। इसके बाद 18 जून 2026 को एडीजे 4 अनिल कुमार ने फैसला सुनाया। परमानंद सरावगी, दीपक सरावगी और राकेश सरावगी को, तीनों को, सभी को आरोपी से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि मामला प्रमाणित नहीं हुआ, अभियोजन पक्ष विफल रहा और आरोपियों की दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दर्शकों मैं बता देता हूं कि कहानी यही खत्म नहीं हुई। फैसले का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। अदालत ने कहा कि सिर्फ बरी करना पर्याप्त नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है तो जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अदालत ने किन लोगों को खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, दर्शकों में बता दूं, माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार के निर्देश दिया गया कि शिकायतकर्ता सुदीप बोस, गवाह अभिषेक बोस, गवाह कलोल बोस, तत्कालीन थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, जांच अधिकारी दीपक कुमार शाह और डॉक्टर कुणाल किशोर को, यानी इन सभी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में संज्ञान लेने की भी प्रक्रिया शुरू की जाए। मैं बता दूं दर्शकों कि यह मामला डॉक्टर कुणाल किशोर जो धर्मशिला हॉस्पिटल डेहरी के संचालक हैं, इसमें मैं दर्शकों में बता दूं कि डीजीपी तक यह फैसला भेजा गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि फैसले की प्रति बिहार के डीजीपी को भेजी जाए, यदि ताकि उन्हें यह जानकारी मिल सके कि जांच प्रक्रिया में क्या क्या खामियां सामने आई है। दर्शकों, रोहतास एसपी यानी अदालत ने रोहतास के पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार को भी निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए, यानी मेडिकल काउंसलिंग को भी मेडिकल काउंसलिंग को भी दिया गया, यानी अनिल कुमार की अदालत ने मेडिकल को भी नहीं सौंपा। अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग को भी फैसले के प्रति भेजने का आदेश दिया ताकि संबंधित डॉक्टर की भूमिका की जांच की जा सके। जनता के बीच दर्शकों में बता दूं कि आज पूरे रोहतास से यही चर्चा है, क्या सचमुच निर्दोष लोगों को फंसाया गया? क्या पुलिस जांच में चूक हुई? क्या मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास थे या फिर इस मामले में कोई और कहानी है? इन सवालों के जवाब आगे की कार्रवाई के सामने आएंगे दर्शकों। लेकिन एक बात तय है, 18 जून 2026 का यह फैसला रोहतास न्याय के इतिहास के सबसे चर्चित फैसलों में गिना जाएगा, क्योंकि इस फैसले में केवल आरोपियों को बरी नहीं किया गया बल्कि पूरे घटनाक्रम की जांच करने वालों तक को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। फिलहाल दैनिक कड़क बिहार टाइम्स इस मामले की हर अपडेट पर नजर बनाए हुए है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।